हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वीडियो नंबर 3 आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले भी दो वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखें। इस वीडियो के अंदर हम अध्याय 3 जो कि अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पर वीडियो नंबर 3 लेकर आ गए हैं। ऐसे सारे लोग जो लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, छात्रावास की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीजी टेट, सी टेट, टेट किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक तरह का टेस्ट है, कह लीजिए। इस टेस्ट को आपको लगाना है वीडियो को पॉज करके और लास्ट में कमेंट करना है कि टोटल में से आपका कितना सही हो रहा है। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए हम इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए जो कि एक इंपॉर्टेंट है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? डी एन झा, बी एन झा, वुडवर्थ या फिर पी जिसबर्ट? किसने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? बताइए। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक फैक्चुअल प्रश्न है कि जो कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किसी ने स्टेटमेंट कह दिया है तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बी एन झा ने इस स्टेटमेंट को दिया था। देखिए, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारे स्टेटमेंट्स को एक कॉपी के अंदर एक पेज में लिखते जाए। मैं जितना भी स्टेटमेंट बता रहा हूँ और किसने इस स्टेटमेंट को कहा था, इस चीज़ को आप लिखते चलें। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि जीव सांख्यिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके जरूर लिखेंगे। किसने जीव सांख्यिकी सिद्धांत, ठीक है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? फ्रांसिस गाल्टन, सोरेनसन, लैमार्क या फिर लेविनकर्ट? किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड है, तो ये चारों में से 3 जो है सही है, एक गलत है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वातावरण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? प्रजाति की श्रेष्ठता प्रभाव, क्या क्लार्क ने दिया था? बुद्धि पर प्रभाव, कैंडोल ने दिया था? व्यक्तित्व पर प्रभाव, वुडवर्थ ने दिया था? या फिर मानसिक विकास का प्रभाव, गॉर्डन ने दिया था? इसमें से कौन सा एक जो है सही नहीं है, असुमेलित है, बताना है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इस सारे स्टेटमेंट्स को भी आप लिख के रखेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, व्यक्तित्व पर प्रभाव, ये वुडवर्थ के द्वारा नहीं दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट को आप जरूर नोट डाउन करके रखिएगा एक ही जगह पे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। चलिए चौथा प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से बीमारियों में से कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है? ठीक है, आनुवंशिक बीमारी जो एक तरह का जेनेटिक डिजीज कह लीजिए, जो कि पेरेंट से, इसका चांसेस होता है कि पेरेंट से उनके जो आने वाले जनरेशन है उनमें फैलता है। ठीक है, तो कौन सा एक जेनेटिक डिजीज है? बताइए। खसरा, वर्णांधता, पीलिया या फिर डायरिया? कौन सा इसमें एक आनुवंशिक बीमारी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो रोगी होता है वो किसी विशिष्ट कलर को पहचान नहीं पाता। कह लीजिए जैसे रेड और ग्रीन, इन दोनों कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए रेलवे वगैरह का जो एग्जाम होता है या फिर जहाँ पे आंखों की बहुत जरूरी, तो आंख शार्प होना जरूरी है, आई साइट ठीक होना जरूरी है, वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस को चेक जरूर किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कलर ब्लाइंडनेस या फिर जो वर्णांधता है, एक तरह का जेनेटिक बीमारी है।
ये ठीक भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये ऐसा बीमारी है जिसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, या फिर ये सभी? इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है या फिर ऐसा ऑप्शन है जो बालक के चरित्र निर्माण में या फिर चरित्र के विकास में संभव बनाता है? ठीक है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है, बताइए। तो देखिए, किसी भी बालक के विकास के लिए ये सभी गुण उसके अंदर होना चाहिए। इच्छा शक्ति भी होना चाहिए, तभी उसका चरित्र का विकास हो सकता है। उसके बर्ताव और व्यवहार भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, जो कि उसको एक चरित्रवान बनाने में मदद करता है, और नैतिकता उसके अंदर होना ही चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या फिर कह लीजिए बाल मनोविज्ञान कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके कॉमन सेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसको कहीं से पढ़ना है। अगर आपका थोड़ा सा सेंस ऑफ कॉमन सेंस ठीक है तो आप उसका आंसर बिल्कुल सही लगा सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ये सब आपको कहीं भी किसी भी थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको खुद का कॉमन सेंस लगा के आंसर देना होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 प्रश्न हो गए। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है आप सभी के लिए कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन ऐसा कारक है जो मानसिक विकास को, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है? कौन से ऐसा फैक्टर्स है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए। तो ये भी एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है तो आपसे ये आसानी से बन सकता है। देखिए, वंशानुक्रम जो जेनेटिक ऑर्डर जो होता है, ठीक है, जेनेटिकली भी ऐसा हो सकता है कि किसी का मानसिक विकास धीरे हो रहा हो, तेजी से हो रहा हो, या फिर नहीं हो रहा हो। तो ये वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब किस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। और परिवार की, समाज में क्या स्थिति है, इसका भी उसके जो मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल उचित होना चाहिए। ठीक है, ये सभी जो है फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करता है मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सातवां प्रश्न है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है, आप सभी को इसका आंसर तो आता ही होगा। पर्यावरण कहेंगे, जीन कहेंगे, आनुवंशिकता कहेंगे, या फिर होम्योस्टेटिस कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जेनेटिक्स ही कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के अंदर ही क्या होता है कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं उनके आने वाले जो वंशज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे बालों का रंग, आँखों का रंग, ठीक है, ये सारा कुछ ऐसे भी गुण होता है जो आनुवंशिक होता है, जो कि माता पिता से ही उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है, और इसको ही आनुवंशिकता कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब 8वां प्रश्न हम देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? देखिए, प्रश्न समझिए थोड़ा से। मतलब क्या होता है कि जो माता पिता है वो कैसे अनुमान लगाएं, वो कौन सा ऐसा प्रभाव है जो ये अनुमान लगाएं कि उनका जो बच्चा है वो सकारात्मक है, ठीक है, पूरा पॉजिटिव है। किस तरह से अनुमान निकाले? अगर किसी और कैसा भी, तो इस इफेक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि जो आपका चाइल्ड है, अगर उसके अंतर्गत एक भी पॉजिटिव अगर उसके अंदर प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि वो बच्चा जो है सकारात्मक है। किस प्रभाव के कारण? परिवेश का प्रभाव, हावर्थन का प्रभाव का नियम, या फिर प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव, किसको कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि परिवेश के प्रभाव के अंतर्गत जो माता पिता है ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर उनके बच्चों के अंदर अगर एक भी गुण सकारात्मक है तो वह बच्चा सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? यह भी जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, या फिर चिंतन का पैटर्न? इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आनुवंशिकता के कारण होता है? तो
तो मैंने इससे पहले भी आंसर में बता दिया था पहले क्वेश्चन में कि ऑप्शन नंबर ए कलर ऑफ आई, आंखों का रंग जो है वो एक आनुवंशिकता के कारण हो सकता है, जेनेटिक्स के कारण हो सकता है, उसके माता पिता के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि उनके कलर से ही कहीं ना कहीं आंखों का रंग जो है डिसाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाकी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी ये पिता या माता से नहीं आएगा। अगर कोई जरूरी नहीं है कि कोई माता पिता अगर सामाजिक गतिविधियों में या फिर सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक गुण नहीं होता है। वो उसको उस माहौल में, उस परिवेश में रहने के कारण ही उसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी जो है डेवलप होगा। ठीक है, समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रतिभूति, ये भी जरूरी नहीं है वो जैसे लोगों के साथ रहेगा उस तरह के गुण उसके अंतर्गत डेवलप होंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग वगैरह क्यों सिखाया जाता, मंच पे खड़े होने के लिए क्यों सिखाया जाता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस क्यों होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब बाहर से सिखाया जाता है, ना कि आनुवांशिक रूप से। चिंतन का पैटर्न ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। बाकी ये सब जो है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाते हैं, जो कि बच्चे या फिर जो लोग हैं खुद से अपने अंदर डेवलप करते हैं, और आंखों का रंग जो है एक आनुवांशिकता संबंधी कारक है। चलिए 10वां प्रश्न आप सभी के लिए कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति क्या अभिप्राय है, प्रकृति से क्या अभिप्राय है। जैविकीय विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या फिर हमारे आसपास का वातावरण है। मतलब यहाँ पे प्रकृति शब्द का या प्रकृति शब्द का क्या अभिप्राय है आपसे ये पूछा गया है, बताइए इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जैविकीय विशिष्टताएं होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन होते हैं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं होते हैं, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होते हैं, ये प्रकृति की बात कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, ये किसी प्रकृति की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जिस तरह के समाज में रहेगा उसमें उस तरह की वृत्तियां आएंगी। भौतिक सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां आती नहीं, ये तो क्योंकि ह्यूमन डेवलप्ड होते हैं, और हमारे आसपास के वातावरण। ठीक है, तो प्रकृति जो है प्रकृति पोषण के अंदर बात करेंगे, क्योंकि अगर जो माता पिता से जो गुण एक्वायर्ड हो रहे हैं, जो माता पिता से गुण आ रहे हैं बच्चों के अंतर्गत, वो प्रकृति पोषण के अंतर्गत आएगा। तो वो जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाओं को ही यहाँ पे प्रकृति से मतलब है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है। व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र क्या कहलाता है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व बिल्कुल राइट आंसर है, कि व्यक्तित्व के कारण ही व्यक्ति जो है उसका मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील एक ऐसा संगठन होता है व्यक्तित्व, जो उसको उसके पर्यावरण के साथ एक सामंजस्य बनाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मान लो सोशल पर्सन है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत सोशल स्किल्स अच्छे होंगे, बोलने के तरीके अच्छे होंगे, उसका व्यवहार अच्छा होगा, ये सारा चीज़ होगा अगर वो सोशल पर्सन है। ठीक है, बहुत अधिक फ्रेंडली होगा। तो ये जो व्यक्तित्व हुआ, इसके पास जो सोशल होने का जो व्यक्तित्व हुआ, वो उसको उस तरह के वातावरण के अंतर्गत सामंजस्य बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, इसीलिए बोल सकते हो कि व्यक्तित्व ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न है कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। हम सबको पता है कि हमारे अंदर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, गुणसूत्र को हम कहते हैं क्रोमोसोम, जो कि यही गुणसूत्र ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है उसके आने वाले जनरेशन के अंदर, ये गुणसूत्र ही ट्रांसफर होते हैं, और यही गुण जो है उनके अंदर जो माता पिता के अंदर देखने, माता पिता से बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। तो XY जो गुणसूत्र हो गया वो मेल वाला हो गया, मेल क्रोमोसोम क्या हो गया, XY हो गया। मेल में X और Y दोनों तरह के गुणसूत्र होते हैं। तो फीमेल के अंदर किस तरह के गुणसूत्र होते हैं, ये बहुत आसान प्रश्न है। अगर आपने साइंस बायोलॉजी पढ़ा है तो इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि महिलाओं के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, फीमेल क्रोमोसोम के अंतर्गत X और X होते हैं। ठीक है, अब इसी के से ही जो होने वाला संतान है
वो लड़का होगा कि लड़की होगा इसी गुणसूत्र से ही डिसाइड करता है, क्योंकि ये दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तभी एक नया बन के तैयार होता है जो डिसाइड करता है। तो जब भी मान लो, एक समझा ही देता हूँ, जैसे पिता वाला एक्स और माता से तो हमेशा एक्स ही मिलेगा, तो जब पिता का एक्स और माता का एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा जो कि एक पुत्री को जन्म देगा। लेकिन पिता वाला वाई और माता से तो हमेशा एक्स ही मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा, तब जाके क्या होगा, एक पुरुष या फिर मेल चाइल्ड का जन्म होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से बोल सकते हो कि जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, डिसाइडिंग क्रोमोसोम होता है कि कौन सा किसकी वजह से लड़का या लड़की पैदा होगी, तो वो पुरुषों का जो गुणसूत्र होता है उस पर डिपेंड करता है, ना कि महिलाओं पे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 13वां प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। ठीक है, मतलब ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं, जो मनुष्य है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, आपसे ये पूछा गया। तो किसी भी कोशिका के अंतर्गत अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 जोड़े, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 23 जोड़े का मतलब 23 दूनी 46, 46 टोटल क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब इससे ऊपर या नीचे हो जाता है तो उनके अंदर बीमारियां भी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़े जो होते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली स्थान वातावरण की रचना करनी चाहिए, ना कि खाली स्थान वातावरण की। मतलब अगर क्लास में एक इफेक्टिव लर्निंग की अगर बात की जाए, ठीक है, प्रभावशाली अधिगम की बात किया जाए, तो किस तरह के वातावरण होना चाहिए और किस तरह के वातावरण नहीं होना चाहिए। कौन सा विकल्प सुमेलित है, मतलब सही है? भयावह, सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धी या सुसाध्यक, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धिक और सहयोगिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस तरह का होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कक्षा के अंतर्गत सहयोगिक वातावरण बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो सहयोगिक होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, तो प्रतिस्पर्धिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सहयोगिक होंगे, प्रतिस्पर्धिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न में से किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? ना तो आनुवंशिकता पर, ना ही पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, या फिर केवल पर्यावरण पर। क्या इसका राइट आंसर है? तो देखिए, बच्चों के अंतर्गत विकास जो होगा वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, मतलब उसके अंतर्गत किस तरह का डिफरेंस है किसी, क्योंकि हर एक बच्चा समान तो होगा नहीं, हर एक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ गुण जो होते हैं उनके माता पिता के अंदर से आते हैं और कुछ गुण जो है वो किस तरह के पर्यावरण में रह रहा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए कि बच्चों का विकास, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर ही किसी बच्चों के अंतर्गत डेवलपमेंट या विकास की बात हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए आज का, कि डाउन संलक्षण का कारण क्या होता है? ठीक है, डाउन संलक्षण को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम या फिर डाउन संलक्षण, ये किसके कारण होता है? त्रिगुणसूत्रता 20, त्रिगुणसूत्रता 21, XXY गुणसूत्र, या फिर त्रिगुणसूत्रता 22। क्या इसका आंसर है? किसके कारण डाउन सिंड्रोम या फिर डाउन संलक्षण होता है? इसको और भी कहा जाता है, इस नाम को अगर मैं बता दूंगा तो आप बिल्कुल सही आंसर पकड़ लेंगे कि क्या होगा। इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ट्राइसोमी 21 इसी को कहा जाता है। तो यहां से समझ में आ गया 21, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। त्रिगुणसूत्रता 21 के कारण ही डाउन संलक्षण होता है। देखिए, अभी मैंने पीछे बताया कि जो ह्यूमन होता है उसके प्रत्येक कोशिका के अंतर्गत 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी जो है क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो 21वां जोड़ा होता है, ठीक है, 21वां जोड़ा जो क्रोमोसोम का होता है, इसका एक कॉपी और बन जाता है। ठीक है,
मतलब 21वां जोड़ा जो है, मतलब 21वां तरह का जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, तो 21वां वाला जो है 2 गो हो जाएगा। ठीक है, 21 लिख रहा हूँ, मतलब 21 नहीं, मतलब 21वां वाला जो गुणसूत्र होगा वो तो जोड़ी में 2 तो था ही, लेकिन उसका एक कॉपी और बन जाता है, मतलब ये 3 हो जाता है। ठीक है, 21वां गुणसूत्र 3 कॉपी में रहता है, इसीलिए त्रिगुणसूत्रता के कारण ही डाउन संलक्षण होने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह का जब डाउन संलक्षण होता है तो उसमें होता ये है कि जो बच्चा होता है उसका बौद्धिक और शारीरिक विकास बहुत धीमे तरीके से होने लगता है, और साथ ही साथ उसका जो शरीर का बनावट जो होता है, जो सिर हो गया, ठीक है, या चेहरा का जो बनावट होता है वो बहुत छोटा आकार का होने लगता है। ठीक है, तो ये मतलब पूरी अच्छी तरीके से विकसित नहीं होता, इसके कारण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने 16 प्रश्न देखा। इस 16 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे जो आपके दोस्त हैं उसको भी शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।